Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Wings A Quran. My name is Mehreen and I'm teaching you the chemistry part of JKSSP Panchayat Accounts Assistant. Well, in case you are somebody new who's watching this lecture for the first time, I would suggest आप पहले पुराने lectures देखिए. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर से आपको पता होगा हमने गैसेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था एंड उसके बाद दो हमारा एक ही टॉपिक रहता है. सो बिफोर वी गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वांटेड टू क्लियर दिस पार्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस है. इसमें कुछ चीज़ें बची थी अभी, वो हम पढ़ते हैं. वेल बिफोर आई स्टार्ट ऑन प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लॉज के बारे में पढ़ा था. इनफैक्ट हमने गैसेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. उसके बाद हमने एक दो लॉज भी किए थे, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्लीज लॉ पढ़ा था. जैसे जितना मैंने आपका सिलेबस देखा है उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स इन दिस लेक्चर एज वेल. दिस विल बी द लास्ट लेक्चर विद गैसेस प्रॉपर्टीज़. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो आज अगर आप देख सकते हो पहला टॉपिक है यहाँ पर गे-लुसेक्स लॉ. सो जैसे लास्ट हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था और हमने चार्लीज लॉ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे गे-लुसेक्स लॉ. गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखेंगे, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या होगा, आपके टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी डायरेक्टेड बाय गे-लुसेक्स लॉ. सो बेसिकली गे-लुसेक लॉ क्या करता है, दिस गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट. जब आप अपने गैस का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखेंगे, उस टाइम पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो हमें मिलता है गे-लुसेक्स लॉ से. नाउ वी शुड नो व्हाट दैट रिलेशन इज. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा किसी गैस का, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका प्रेशर जो है गैस का दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रेजेंट. So according to Gay-Lussac's law, when the volume of a gas is constant, at that moment the pressure of the gas is directly proportional to the temperature present. यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. या मैं ज़्यादा सिंपल करके ये बोलूँ, मान लीजिए आपके पास दो कंटेनर्स हैं, तो एक कंटेनर में आपका जो गैस है, मान लीजिए वो टेम्परेचर किसी T1 टेम्परेचर पे है, जो मान लीजिए कोई 20 डिग्री सेल्सियस का है, और आपने दूसरा गैस लिया, दूसरा कंटेनर लिया, या मान लीजिए सेम गैस लिया, वॉल्यूम सेम है, पहले आपने इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा, उस टाइम पे इसका प्रेशर मान लीजिए P1 था. जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था टेम्परेचर के बढ़ाने से आपके पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, या काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं, वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के पास जो है मोशन की वजह से होती है. मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनकी मोशन बढ़ती है. जब मोशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उनका प्रेशर भी बढ़ेगा. Now as I said about the example, imagine you have a container, उसके अंदर आपकी गैस है और उस गैस का उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. तो मान लीजिए उसकी कोई प्रेशर की वैल्यू P1 आएगी, यानी गैस पार्टिकल्स मूव करेंगे और प्रेशर आ जाएगी, एक प्रेशर P1 बनेगी. अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद आपने इसे कूल डाउन करके दोबारा इसे प्रेशर टेम्परेचर दिया और इस बार आपने 10 डिग्री और ऐड किया, यानी इस बार आपका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक मान लीजिए आपने कर दिया. तो यू कैन जस्ट आप इसे देखकर मतलब गेस ही कर सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ा पार्टिकल्स की मोशन बढ़ेगी, क्योंकि मैंने कहा है कि हमारा जो गैस होता है, जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, प्लस व्हेन यू कीप ऑन गिविंग टेम्परेचर आपका मोशन बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका प्रेशर भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. So Gay-Lussac says कि when volume is kept constant, you don't have to change the volume. If the volume is kept constant at that particular moment, आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की. यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, या अगर आपका प्रेशर बढ़ा है तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा. जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू T और P इज इक्वल टू KT, जहाँ पर K आपका एक कांस्टेंट होगा. मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस है, एक गैस की वैल्यू जो है प्रेशर की P1 है और उसका टेम्परेचर की वैल्यू T1 है, और हमारे पास एक और गैस है जिसका प्रेशर का वॉल्यूम जो प्रेशर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी P2 विच इज इक्वल टू K T2. तो दोनों जो है बराबर किसके हैं, एक कांस्टेंट के हैं. जैसे मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K,
और एंड P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K, राइट। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, या मैं ये भी लिख सकती हूँ P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो यू कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली such kind of questions जहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया होगा 4 ऑप्शंस में, and you have to recognize the right option. So now you know about Gay-Lussac's law, that it says when the volume is kept constant, the pressure is directly proportional to the temperature present. अगर आपका वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट रहता है, उस टाइम पे आप जितने डिग्री से आप अपना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रेशर में भी जो है इंक्रीज होगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ से हम एक चीज आगे पढ़ेंगे जो होगा एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, ये रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, अमाउंट ऑफ गैस, जिसको मैंने एन से यहां पर डिनोट किया है, कि अमाउंट ऑफ गैस में और वॉल्यूम ऑफ गैस वी में क्या रिलेशनशिप होगा। अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखेंगे, उस टाइम पे आपका अमाउंट ऑफ गैस, आपका गैस का अमाउंट और जो वॉल्यूम है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले आपको इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है, एंड अमाउंट ऑफ गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिकॉज आपका अमाउंट, कोई अमाउंट जो गैस होगा, सिंस आई सेड कि आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, तो आप उसे किसी भी बड़ी स्पेस में रख सकते हो, किसी भी बड़े वॉल्यूम में भी रख सकते हो, छोटे वॉल्यूम में भी रख सकते हो, बट अमाउंट विल बी डिफरेंट। इमेजिन आपने कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए 1 kg का गैस जो है आपने किसी सिलेंडर में रखा जिसका वॉल्यूम कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है V1, तो आप उसी गैस को किसी और वॉल्यूम में भी जो है रख सकते हो। तो अमाउंट एंड वॉल्यूम ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन कब? ये कहता है अगर आपकी जो है गैसेस है, एक से ज्यादा आपके पास गैसेस है, अगर इनका वॉल्यूम इक्वल है, क्या है, अगर इनका वॉल्यूम इक्वल है तो इनके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स हम कहेंगे वो भी इक्वल होंगे, बट कंडीशंस शुड बी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रहना चाहिए। सो मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी कि मान लीजिए आपके पास 2 डिफरेंट गैसेस है, लेकिन दोनों डिफरेंट गैसेस का जो है वॉल्यूम सेम है। क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम है। ऐसे में क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है, तो ये जो इक्वल वॉल्यूम है, ये जो 2 गैसेस की इक्वल वॉल्यूम है, इनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, यानी 2 डिफरेंट गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में। prior to the condition should be temperature and pressure should be same. Avogadro says equal volume of all gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure. If temperature and pressure is kept same, और आपके पास एक से ज़्यादा गैसेस हैं और उनका आपके पास एक पर्टिकुलर दोनों गैसेस का वॉल्यूम है, यानी सेम वॉल्यूम है, ऐसे में दोनों गैसेस के अंदर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। वही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को आगे हमने डिफाइन किया है एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर से। जिस तरह आपको पता होगा, जैसे हम दर्जन को डिफाइन करते हैं या डजन बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 डजन। यू गाइज नो, जब हम 1 डजन की बात करते हैं, इट मीन्स देयर शुड बी 12 एंटिटीज इनटू दैट थिंग। एंटिटीज मतलब कोई चीज़। सपोज इफ आई से कि मुझे 1 डजन पेंसिल चाहिए, तो 1 डजन से आप क्या समझते हो कि इसके अंदर 12 पेंसिल होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ मुझे 1 डजन मार्कर चाहिए, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि इसके अंदर 12 मार्कर्स होने चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज है जिसमें हम मोल को डिफाइन करते हैं कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे या कितने पार्टिकल्स होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि 1 डजन के अंदर 12 पेंसिल होते हैं, या 1 डजन के अंदर 12 संतरे आते हैं, या 12 केले आते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में जो है हमारा एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक मोल को डिफाइन करता है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस कांस्टेंट या नंबर के अकॉर्डिंग 1 मोल के अंदर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, एटम्स बोल सकते हो, एंटिटीज, कोई भी चीज हो सकती है। इट इज वेरी रिलेटेड टू द वे वी से कि 1 डजन के अंदर कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए 1 डजन ऑरेंज हो सकता है,
1 डजन पेंसिल हो सकता है, 1 डजन मार्कर हो सकता है, बट उसके अंदर हमेशा 12 ही होंगे। इन अ सिमिलर वे हम जब 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल के अंदर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, एटम्स की बात कर सकते हैं, किसी और एंटिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और ये जो मोल है, मोल क्या है? दिस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है हम किसी सब्सटेंस का अमाउंट जो है उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जिस तरह मैंने अभी बोला कि 1 डजन के अंदर जो है आपके 12 पेंसिल आते हैं। इन अ सिमिलर वे अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको मेजर करना है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट आपको मेजर करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम उसको बोलते हैं कि ये 1 मोल के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर मोल के अंदर। नाउ यू शुड नो कि 1 मोल के अंदर आपके कितने पार्टिकल्स आएंगे या कितने एटम्स आएंगे या कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। कितने होंगे वो? 6.023 इंटू 10⁻23। नाउ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली ऐसे याद कीजिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कोई बोलता है 1 डजन के अंदर मुझे 1 डजन संतरा चाहिए, और ही नोज, जब उसने 1 डजन बोला उसको पता है 1 डजन के अंदर 12 ही आएंगे। इन अ सिमिलर वे आपको याद रखना है 1 मोल के अंदर जो है 6.023 इंटू 10⁻23। अब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। जिस तरह 1 डजन के अंदर 12 आएंगे, 12 क्या आएंगे? डिपेंड करता है, ऑरेंज हो सकते हैं, मार्कर हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। एंटिटी चेंज होगा बट नंबर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सो गेल उसे क्या कहता है कि अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। और हमारा एवोगाड्रोस क्या लॉ क्या कहता है? अगर हमारी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, अगर हमारे पास कुछ गैसेस है और उन सबका वॉल्यूम इक्वल है और उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, ऐसे में क्या होगा? सब गैसेस के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और वो जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमने कैसे आगे पता किया? वो एवोगाड्रोस नंबर से। यहाँ पर ये इसका स्टेटमेंट मैंने ये बताया नहीं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। V हमारा गैस का वॉल्यूम है और N जो है अमाउंट ऑफ गैस है। V इज प्रोपोर्शनल टू N, इसी को मैं लिख सकती हूँ V इज इक्वल टू KN और V/N इज इक्वल टू K, या इसी को मैं लिख सकती हूँ V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, यानी 2 गैसेस को कंपेयर करके। और एवोगाड्रोस नंबर के बारे में मैंने क्या कहा कि 1 मोल के अंदर हमारे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर हमारे कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारा है आइडियल गैस लॉ, जिसे यूनिवर्सल गैस लॉ भी कहा जाता है। आइडियल गैस लॉ क्या है? इसके अंदर हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं ये सबका कॉम्बिनेशन आता है। जैसे हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्लीज लॉ पढ़ा, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा और गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा। ये जो है हमें चारों चीज़ों के बीच में जो है रिलेशन देता है, प्रेशर के बीच में, टेम्परेचर के बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अब जब हमें पता था कि हमने वहाँ पर पढ़ा, एक जगह हमने पढ़ा प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, एक जगह हमने पढ़ा प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, एक जगह हमने पढ़ा V प्रोपोर्शनल है N के। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हमारी है आइडियल गैस इक्वेशन में, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर P आपका क्या होगा? दिस इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस, T is temperature. Now you don't know anything about R. R जो हमारा है इसे गैस कांस्टेंट कहते हैं या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। और जो इसका SI यूनिट है दैट इज 8 जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट दैट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आइडियल गैस लॉ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैस लॉज, जहां पर हमारा रिलेशन जो है प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में निकलता है। ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल टू NRT। नाउ आइडियल गैस एंड रियल गैस, मैंने इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था। आइडियल गैस बेसिकली जो है हाइपोथेटिकल गैस है, या हम इसे इमेजिनरी गैस के नाम से बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा कोई केस नहीं है। इनफैक्ट रियल में ये बोलते हैं कि कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरफ तब बिहेव करती है जब आपका टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा।
सो इन केस यू थिंक कि कोई रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, द कंडीशन इज टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो, अदरवाइज देयर इज नो सच गैस जो आइडियल गैस होती है। अब मैंने वहां पर भी एक और चीज बताई थी कि आइडियल गैस कौन सी गैस होती है। मैंने आज कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? गैस ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस। यहां पर बोला जाता है आपकी जो गैस है उसकी स्पेस जो है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो बहुत कम है, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस, इसके जो पार्टिकल्स है उनका कोई मास है, उनका कोई वॉल्यूम है, तो वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन आइडियल गैस के लिए जो एजम्पशन दी जाती है दैट इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल स्पेस। दूसरा क्या है? देयर इज नो फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस। हम जो रियल गैसेस हैं हम बोलते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शंस तो ऑब्वियसली पॉसिबल होंगी। एज यू नो लो हो सकती हैं, देयर वुड बी अ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट टू सम एक्सटेंट हम ये कंसिडर करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होंगी। लेकिन आइडियल गैस में हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी जो है इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है। क्यों अज्यूम करते हैं कि आइडियल गैस के लिए ये बोला जाता है इनकी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है और बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होती है, और ऐसे में दो पार्टिकल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है। बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और रियल गैसेस कब अब इस गैस की तरह बिहेव करेंगे? जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर जो है वो लो होगा। एक और पॉइंट मैंने लिखा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी, विच इज एक्चुअली ट्रू। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन ज़्यादा कॉन्टिन्यूस होगी। इनफैक्ट देयर इज वन मोर पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है बिकॉज आई थॉट कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आइडियल गैस के बीच में जो पार्टिकल्स के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर पार्टिकल्स का इलास्टिक कल्यूजन होता है। अब इलास्टिक कल्यूजन क्या है? इलास्टिक कल्यूजन ऐसे कल्यूजन्स है, कल्यूजन मीन्स टकराव, ऐसा टकराव जहां पर जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ मिलती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है यानी जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ टकराती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, यानी वो हीट में कन्वर्ट नहीं होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, जो कि एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। सो वी अज्यूम जो आइडियल गैसेज है यहाँ पर जो कल्यूजन्स होते हैं वो इलास्टिक कल्यूजन्स होते हैं। दैट इज देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। The actual volume of gases is considered to be negligible as compared to the space between them। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस को हम कंपेयर करते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्यों करते हैं? बिकॉज ये बोला जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस मैक्सिमम है। सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज आइडियल गैस इज एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल गैस जिसके लिए ये अज्यूम किया जाता है पार्टिकल्स की इंट्रैक्शन जो है वो जीरो है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। देन ये भी अज्यूम किया जाता है कि ओवरऑल जो गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। इनफैक्ट ये माना जाता है पार्टिकल्स का कोई मास ही नहीं होता है, उनको पॉइंट मासेस कहा जाता है। और ये माना जाता है कि कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर जो है लो होगा। ऑलराइट, so this was all about today's lecture. I'll be coming soon with the next new lecture. Till then, keep revising. Thank you.